हेलो दोस्तों, मैं चंदन कुमार आप सबके आपके अपनी यूट्यूब चैनल मैराथन जीके जीएस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने फिजिक्स की एक रैपिड फायर एमसीक्यू की सीरीज की शुरुआत की थी, जिसका शीर्षक टाइटल था 1 से 11। दोस्तों, हम लोग एक क्वेश्चन से करीब करीब 10-11 पॉइंट्स देखते हैं इस सीरीज में, जिसकी भाग 1 आप तक पहुंच चुकी है और आज हम लोग इस सीरीज की भाग 2 लेके आए हैं। साइंस इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भाग 2 सीरीज 1 से 11। चलिए शुरू करते हैं इस सीरीज की। भाग 2 देखते हैं, ध्वनि क्या है। ये पहला क्वेश्चन इस भाग का और क्वेश्चन नंबर 7 इस सीरीज का। अगर आपने 1 से 6 तक की क्वेश्चंस को नहीं देखा है तो भाग 1 इस सीरीज की जरूर देखिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा और प्ले लिस्ट भी इसका बना हुआ है, आप जरूर देखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ध्वनि क्या है। अगर हम बात करें ध्वनि क्या है तो ध्वनि को हम लोग साउंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्वनि को साउंड भी बोलते हैं। और इसका अगर जवाब देखें तो आप सब जानते हैं, ये एक अनुदैर्ध्य तरंग है जिसे हम लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब चलिए इससे जुड़ा हुआ कुछ जो इसके नियर अबाउट के प्रश्न है उसको देख लें। सबसे पहला तो ये देखें कि वेव क्या होता है। अगर हम वेव की बात करें तो वेव को हिंदी में हम बोलते हैं तरंग। तरंग क्या होता है तो कहते हैं किसी भी माध्यम का कण होता है तरंग, किसी माध्यम का पार्टिकल्स होता है तरंग, जो एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रैवल करता है। अगर तरंग की बात करें तो दो तरह के तरंग होते हैं, एक होता है आपका मैकेनिकल वेव और एक होता है आपका नॉन मैकेनिकल वेव। एक होता है आपका मैकेनिकल, एक होता है आपका नॉन मैकेनिकल वेव, यानी इसको बोलते हैं यांत्रिक तरंग, इसको बोलते हैं अयांत्रिक तरंग। अब चलिए, ये जो यांत्रिक तरंग होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग अनुप्रस्थ तरंग, एक को क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं, और एक को हम लोग बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। देखिए दोस्तों, दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर इतना ही है कि जो अनुप्रस्थ तरंग होता है इसे केवल सॉलिड और लिक्विड की ऊपरी सतह पर ही उत्पन्न कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम? तो केवल सॉलिड और लिक्विड, लिक्विड का मतलब द्रव होता है, सॉलिड में ठोस होता है, केवल सॉलिड और लिक्विड के ऊपरी सतह पर, ऊपरी सतह पर उत्पन्न किया जा सकता है ये। और अगर हम इसकी बात करें तो ये सॉलिड, लिक्विड और गैस सभी माध्यमों में उत्पन्न हो सकता है ये। ठीक है, उत्पन्न होता है। तो यहां पर एक चीज आप डिफरेंस देख सकते हो कि अनुप्रस्थ तरंग जो है वो गैस में प्रोड्यूस नहीं होता है। तो ये वेव दो तरह के होते हैं, जिसका डिफिनेशन आपने देख लिया। अब देखो, जो साउंड है ये कौन सा तरंग होता है? तो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, यानी अनुदैर्ध्य तरंग होता है, क्योंकि यह गैस में भी उत्पन्न होता है। अगर हम बात करें दोस्तों साउंड की, ध्वनि की बात करें तो ध्वनि किससे क्या होता है? तो याद रखना, ध्वनि जो है ये कंपन से उत्पन्न होता है। कैसे उत्पन्न होता है? कंपन से उत्पन्न होता है। उत्पन्न कंपन से, कंपन का मतलब होता है वाइब्रेशन दोस्तों। ठीक है, अगर हम ध्वनि की चाल देखें, अगर स्पीड भी कभी कभी पूछ देता है एग्जामिनेशन में, ध्वनि की चाल अगर देखें तो सबसे ज्यादा ध्वनि की चाल जो होती है सॉलिड में होती है, फिर देन लिक्विड में होती है, फिर आपकी अगर बात करें तो गैस में होती है। यानी ध्वनि की चाल अगर देखें तो सॉलिड, लिक्विड और गैस। याद रखना दोस्तों, एक क्वेश्चन और याद रखना कि जो चाल है, जो चाल आपको दिख रहा है, इससे तापमान इसको प्रभावित करता है ना। तापमान बढ़ने या घटने से प्रभावित होता है। तो याद रखना कि तापमान से यह प्रभावित होता है। क्वेश्चन क्या पूछ देगा कि तापमान से ध्वनि की चाल को क्या नुकसान होगा, क्या बढ़ेगा या घटेगा? तो प्रभावित तो होता है, याद रखना है ये। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन और याद रखना कि दाब से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ध्वनि की चाल पर अगर हम बात करें तो दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, ये याद रखना है कि इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और ये ताप इसको प्रभावित करता है। अगर हम बात करें आगे ध्वनि से संबंधित कुछ और बातों की, तो याद रखना कि अगर हम 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं तो 0.61 मीटर प्रति सेकंड जो है स्पीड जो है इसकी बढ़ जाती है। अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाते हैं, ठीक है, बढ़ाते हैं तो क्या होता है? इसका इफेक्ट क्या होता है? 0.61 मीटर प्रति सेकंड जो है ये स्पीड जो है इसकी ध्वनि की वो बढ़ जाती है, बढ़ती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि ताप का ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ता है। ताप का ध्वनि पर जो प्रभाव पड़ेगा वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने से इतना ज्यादा स्पीड जो है इसकी बढ़ जाती है। तो दोस्तों ये रहा आपका 7वां क्वेश्चन, जो इस भाग का पहला क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन को।
चलिए इस भाग का दूसरा क्वेश्चन और इस सीरीज का 8वां क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन आपके सामने है, जी का मान कितना होता है। जी दा हाँ दोस्तों, ये छोटा वाला जी है ना, छोटा स्मॉल जी का मान कितना होता है। तो आंसर आपको पता है कि 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका मान होता है। अगर हम देखें कि जी कहते किसको है तो आपको याद होना चाहिए, जो जी जो है ये होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या होता है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, जिसको हम हिंदी में गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं हम इसको? जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग गुरुत्वीय त्वरण, याद रखना है इसको। अगर हम इसके मान की बात करें तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और ये अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो इसको आपसे ऐसे भी करके पूछा जा सकता है, 9.8 मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स पूछा जा सकता है, या प्लस माइनस 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर करके भी आपसे पूछा जा सकता है। तो तीनों वैल्यू एक ही है, तो इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। ढंग होता है अलग अलग, लिखने का तरीका अलग अलग होता है। आपको ऑप्शन में कुछ भी देखे तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगर हम बात करें जी के मान की, गुरुत्वीय त्वरण के मान की, तो ये हमेशा चेंज होते रहता है, बदलते रहता है। ये स्थिति पे ऊपर डिपेंड करता है। कैसे? तो देखें, याद रखना है कि ये इसका जो मान है बदलते रहता है, मान बदलता है। मान क्या करता है? ये बदलता रहता है। अगर हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात करें, क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि जी का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, तो याद रखना है आपको, ये कितना होता है ये डिसाइड होता है उस जगह पर कहाँ होता है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखना है मैक्सिमम वैल्यू जो होता है ये होता है आपके ध्रुवों पर, जिसको हिंदी में ध्रुव बोलते हैं और इंग्लिश में हम बोलते हैं एट पोल्स। कहाँ होता है ये? तो पोल्स पे, यानी ध्रुव और जो नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है वहां। अगर हम बात करें इस जी की मिनिमम वैल्यू की दोस्तों, अगर न्यूनतम मान की बात करें तो याद रखना है ये होता है 0 डिग्री लाइन जो होता है हमारे 0 डिग्री लाइन कह लीजिए, या आप इसे भूमध्य रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा, या इसी को आप कहते हैं विषुवत रेखा भी बोलते हैं, विषुवत रेखा, जिसको आप इक्वेटर बोलते हो इंग्लिश में। भूमध्य रेखा को आप मेडिटेरियन लाइन बोलते हो इंग्लिश में, है ना। तो ये इक्वेटर 0 डिग्री लाइन या मेडिटेरियन लाइन याद रखना है। जी का मान यहाँ पर सबसे कम होता है, न्यूनतम होता है। दोस्तों एक चीज और याद रखना है कि पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण जो है जी का मान वो घट जाता है। अगर घूर्णन गति बढ़ता है तो जी का मान घट जाता है। तो याद रखना है ये भी बात आपको कि पृथ्वी के घूर्णन गति, जिसको रोटेशन ऑफ अर्थ बोलते हैं, घूर्णन गति के कारण क्या होता है, जी जो है वो घटता है। याद रखना है, घटता है। तो ये कुछ बातें हैं जो जी से संबंधित, जिसको आपको याद रखना है। स्मॉल जी से रिलेटेड इतनी सारी फैक्ट, जो लिफ्ट में आपका वेट लॉस होता है, आपका वेट बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, घटा हुआ प्रतीत होता है, ये भी जी के मान के कारण ही होता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। चलिए दोस्तों इस भाग का अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसे देखने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के लिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है पृष्ठ तनाव का एसआई यूनिट क्या होता है। जी दोस्तों इसका आंसर होता है जूल पर मीटर स्क्वायर, इसका आंसर होता है। अब चलते हैं, अगर हम बात करें पृष्ठ तनाव होता क्या है। हम पृष्ठ तनाव की बात करें तो पृष्ठ तनाव जो है ये किसी भी द्रव का एक गुण होता है। आप प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड कह सकते हैं, आप क्या कह सकते हैं, द्रव का एक गुण होता है पृष्ठ तनाव, याद रखना है, ठीक है। पृष्ठ तनाव से दोस्तों एक कई बार एग्जामिनेशन क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ दिया जाता है। एक बेसिक सा ट्रिक याद रखना कि अगर कोई प्रश्न पूछे और अगर उसमें ऑप्शन पृष्ठ तनाव हो, अगर वो प्रश्न लिक्विड या द्रव से संबंधित हो तो 100% उसका जवाब पृष्ठ तनाव ही होता है। तो थोड़ा सा आप रिस्क यहाँ पर उठा सकते हैं। चलिए पृष्ठ तनाव के बारे में कुछ और बातें देख लेते हैं। किसी भी द्रव का जो स्वतंत्र पृष्ठ होता है उसका क्षेत्रफल जो कम करने की जो प्रवृत्ति होती है, क्षेत्रफल को कम लेने की जो प्रवृत्ति होती है, उसी को हम पृष्ठ तनाव कहते हैं, ठीक है। अगर हम पृष्ठ तनाव की बात करें तो टेंशन बराबर, इसका अगर फॉर्मूला देखें हम तो टेंशन बराबर हो जाता है F/L, ठीक है। पृष्ठ तनाव बराबर क्या हो जाता है, F/L। तो कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि तनाव बराबर क्या होता है, तो F/L हो जाता है। अगर हम बात करें कि पृष्ठ तनाव से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, तो दोस्तों एक चीज याद रखना कि वर्षा का बूंद गोलाकार दिखना, ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बहुत बार आ चुका है। गोलाकार दिखना बहुत बार आ चुका है, आप इसे VVA बना लीजिए। वर्षा का बूंद गोलाकार क्यों दिखता है, तो आंसर होता है ड्यू टू सरफेस टेंशन, यानी पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा का बूंद गोलाकार
दिखना। अगर हम बात करें अगले एग्जाम्पल जो इससे जुड़ा हुआ है वो है सेविंग ब्रश के बाल को अगर आप पानी से बाहर निकालते हैं तो वो आपस में चिपक जाता है, तो ये भी उदाहरण होता है पृष्ठ तनाव के कारण। यानी आप लिख सकते हो यहाँ पर कि सेविंग जो ब्रश है हमारा, सेविंग ब्रश को पानी से बाहर निकालने पर उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एग्जामिनेशन में, आपका है ना, चिपक जाते हैं, तो ये कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। अगला देखो एक क्वेश्चन जो आपसे बार बार पूछेगा कि द्रव में साबुन या डिटर्जेंट कुछ भी मिलाते हैं पानी में तो उसका पृष्ठ तनाव हमेशा कम जाता है। तो ये भी याद रखना है कि पानी में साबुन या डिटर्जेंट मिलाने से पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। पृष्ठ तनाव जो है वो क्या हो जाता है, हमेशा कमता है। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार एग्जामिनेशन में आ चुका है, तो आप इसे डीबीए बना सकते हो कि पानी में अगर सर्फ या डिटर्जेंट हम मिलाते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव ऑलवेज जो है डिक्रीज होगा, हमेशा कम जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। अगर हम बात करें कि क्रिटिकल टेम्परेचर जो एक क्रांतिक ताप होता है उस पर जो मतलब पृष्ठ तनाव होता है वो शून्य हो जाता है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। तो याद रखना क्या है कि क्रांतिक ताप पर जो सरफेस टेंशन होता है वो क्या हो जाता है दोस्तों, जीरो हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो ये भी कई बार एग्जामिनेशन में आपसे पूछ लिया गया है। तो चलिए ये हो गई पृष्ठ तनाव से जुड़ी बहुत सारी बातें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। चलिए इस भाग का अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर है आपका 10। इसमें क्वेश्चन कहा जा रहा है कि स्थितिज ऊर्जा क्या है। स्थितिज ऊर्जा का मतलब पोटेंशियल एनर्जी से है। ये क्या है, तो इसका जवाब होता है यांत्रिक ऊर्जा है, यानी मैकेनिकल एनर्जी होता है। दोस्तों मैकेनिकल एनर्जी की अगर बात करें हम तो ये क्या होता है, तो कोई भी जो काम हम करते हैं, ठीक है, जो भी काम किसी मशीन की सहायता से या अपने बॉडी की सहायता से हम करते हैं वही हमारा क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी कहलाता है। तो याद रखना है आपको कि कार्य के द्वारा जो ऊर्जा हमें प्राप्त होगी वो क्या कहलाती है, मैकेनिकल ऊर्जा। तो याद रखना कार्य द्वारा प्राप्त जो एनर्जी है हमारे पास उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। दोस्तों अगर हम यांत्रिक ऊर्जा की बात करें तो यहां से पकड़ते हैं हम लोग पॉइंट की ऊर्जा क्या होता है, एनर्जी क्या होता है। तो याद रखना कार्य करने की जो क्षमता है हमारे पास, जो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क होता है वही ऊर्जा कहलाता है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है कि कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है। तो याद रखना है कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाएगी, तो वो ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा के बारे में अगर देखें तो याद रखना है कि यह अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी होता है। कौन सी राशि है ये, तो अदिश राशि है। और याद रखना अगर इसकी हम SI यूनिट की बात करें ऊर्जा की तो याद रखना कि इसका SI यूनिट जो होता है वो जूल होता है। ठीक है, आगे अगर बढ़े हम तो यांत्रिक ऊर्जा को दो भागों में बांट देते हैं लोग। यांत्रिक ऊर्जा की अगर हम बात करें तो ये दो तरीके से देखा जाता है कि ये जो होता है, एक होता है आपका काइनेटिक एनर्जी जिसे हम गतिज ऊर्जा बोलते हैं, एक कौन पोटेंशियल एनर्जी जिसे हम स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। गतिज ऊर्जा किसे बोलते हैं, तो याद रखना वैसा जो काम करने की क्षमता जो ड्यू टू मोशन आती हो ना, और ड्यू टू मोशन काम करने की वह क्षमता जो गति के कारण आती है वो काइनेटिक एनर्जी कहलाता है। और यहाँ याद रखना किसी खास स्थिति के कारण अगर हम कोई काम कर लेते हैं, किसी खास स्थिति के कारण अगर हम कोई काम करते हैं तो वो कहलाता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी, स्थिति के कारण। याद क्या रखना है, इन शॉर्ट इसको याद रखना है गति के कारण और इसको याद रखना है खास स्थिति के कारण। अगर हम क्या पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी की बात करें इसका फॉर्मूला होता है हाफ mv²। क्या होता है, हाफ mv² होता है। अगर यहाँ देखें तो ke बराबर आप लिख सकते हो। अगर हम pe बराबर देखें पोटेंशियल एनर्जी बराबर देखें तो इसका होता है mgh होता है। अब यहाँ पर देखोगे m जो है वो मास है, v यहाँ पर वेलोसिटी है, यहाँ पर है मास है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था, और h जो है वो यहाँ पर हाइट होता है। अगर हम बात करें कि काइनेटिक एनर्जी का उदाहरण क्या हो सकता है तो दोस्तों याद रखना काइनेटिक एनर्जी का उदाहरण
जो भी चीज गति में हो, कोई भी चीज जो आपको मोशन में दिखाई दे रहा हो, जो गति में है, सब में काइनेटिक एनर्जी होगा। जैसे उड़ता हुआ मक्खी है ना, फुटबॉल खेलता हुआ खिलाड़ी, दौड़ता हुआ घोड़ा, ये सब काइनेटिक एनर्जी में। अगर स्थिति ऊर्जा की बात हम करें तो जो किसी खास स्थिति के कारण, यानी अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो याद रखना, चाबी वाला खिलौना आपने देखा होगा। चाबी वाला खिलौना जो मार्केट में बिकता है, उसमें अगर आप चाबी दे दो तो खिलौना कुछ दूर तक चला जाता है। चाबी वाला घड़ी देखा होगा आपने, या डैम बनाकर रोकेंगे, पानी की जो एनर्जी होती है वो देखी होगी आपने। तो इस तरह के उदाहरण जो है वो आपका पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है। जैसे धनुष से अगर हम तीर छोड़ते हैं, ये भी पोटेंशियल एनर्जी में हो जाता है। स्प्रिंग की एनर्जी भी आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है। तो दोस्तों ये स्थितिज ऊर्जा से संबंधित कुछ पॉइंट है, इसे ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। चलिए इस भाग का अगला क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, जो है आपका मौसम का पूर्वानुमान किस यंत्र से लगाया जाता है। जी दोस्तों, अगर हम वेदर फोरकास्टिंग की बात करें तो इसका जवाब होता है बैरोमीटर से हम लगाते हैं। अच्छा चलिए इसके नियर अबाउट जितने क्वेश्चन उसको अगर देख लें तो सबसे पहले तो ये कि बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था। अगर हम इसके आविष्कार की बात करें, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, तो याद रखना आपको ई टॉरिसेली नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने इसका आविष्कार 1644 ईस्वी में किया था, और ये इटली के थे। ठीक है, तो इनसे जुड़ा हुआ 3 पॉइंट याद रखना है, ई टॉरिसेली 1644 और इटली याद रखना है। अब चलते हैं यहाँ, मौसम का जो पूर्वानुमान है, वेदर फोरकास्टिंग है, ये कैसे लगाया जाता है। तो दोस्तों ये लगता है वायुमंडलीय दाब से पता चलता है हमें कि मौसम में क्या होने वाला है। तो याद क्या रखना है, ये कैसे पता चलता है हमें, तो वायुमंडलीय दाब, जिसे हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, से पता चलता है। अब रही बात कि वायुमंडलीय दाब होता क्या है, तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर हवा द्वारा लगाया गया बल को वायुमंडलीय दाब आप कह सकते हैं। अगर हम यहां से चलते हैं, दाब से संबंधित कुछ पॉइंट देखें तो याद रखना इससे बारे में कि दाब क्या होता है। तो एक अदिश राशि है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में आ चुका है। अगर हम इसके एसआई यूनिट की बात करें दाब की, तो याद रखना है पास्कल इसका एसआई यूनिट होता है, या कहीं कहीं आप न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी इसका एसआई यूनिट देख सकते हो। तो ये इसका एसआई यूनिट होता है। अगर हम बात करें वायुमंडलीय दाब की बात करें, अगर हम इस पूरे पॉइंट की बात करें तो इससे जुड़ा याद रखें कि वायुमंडलीय दाब की जो गणना है वो फर्स्ट टाइम, इसका कैलकुलेशन किसने किया था, फर्स्ट टाइम गणना किसने किया, तो याद रखिएगा इनका नाम, एक साइंटिस्ट है वान ग्यूरिक। क्या नाम है इनका, वान ग्यूरिक ने सबसे पहले जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसका कैलकुलेशन किया था, और इन्होंने कैलकुलेट करके बताया था कि जो वायुमंडलीय दाब होता है वो किसके बराबर होता है। तो वायुमंडलीय दाब जो है ये बराबर होता है 10 के पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर। दोस्तों इस वैल्यू को कई अलग अलग रूप में देखने को मिलता है, जिसको आपको याद कर लेना है। इस वैल्यू को आप 1 ATM भी कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, 1 ATM, या इसी वैल्यू को हम 1 बार भी बोलते हैं, या इसी वैल्यू को हम देखें तो 760 टॉड भी कहते हैं। दोस्तों ये कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ चुका है। इस बार का अगर हम देखें क्वेश्चन एसएससी का, तो उससे पूछ लिया था जो टॉर है ये किसका यूनिट होता है। तो दोस्तों याद रखना जो टॉर है ये प्रेशर का यूनिट है, यानी दाब का यूनिट हो जाता है। ठीक है, अब चले मौसम का पूर्वानुमान कैसे लगता है। तो अगर हम पूर्वानुमान की बात करें, पूर्वानुमान की अगर हम बात करें कैसे लगता है, तो इसके 3 कंडीशन बताए जाते हैं। पहला कंडीशन कि अगर बैरोमीटर का जो पाठ्यांक है, बैरोमीटर का अगर हम पाठ्यांक देखें, तो अगर ये अचानक गिर जाता है, क्या होता है, ये अचानक गिर जाता है, तो हम कहते हैं कि तूफान आने की संभावना होती है। किस चीज की संभावना होती है, तूफान की संभावना होती है। अगर ये धीरे धीरे नीचे गिरता है, कैसे, तो धीरे धीरे, याद रखना है धीरे धीरे नीचे गिरता है। धीरे धीरे अगर नीचे गिरता है तो याद रखना दोस्तों बारिश आने की संभावना होती है। और अगर ये धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है, कैसे चढ़ता है, धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है, तो याद रखना दोस्तों मौसम साफ होता है ना। क्या होगा ये, तो याद क्या रखना है आपको, मौसम साफ हो जाता है।
तो यही कंडीशन आपसे क्वेश्चन अभी पूछा था कि मौसम का पूर्वानुमान हम किससे लगाते हैं, तो बैरोमीटर, और उससे जुड़ा हुआ इतना सारा फैक्ट आप जो है याद कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो क्वेश्चन नंबर 12 होगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो ये कह रहा है कि अवश्रव्य तरंग की आवृत्ति परिसर कितना होता है। तो इसका जवाब होता है बिलो 20 हर्ट्ज। जो HZ आपको दिखाई दे रहा है इसको हम हर्ट्ज पढ़ते हैं, और हर्ट्ज क्या होता है इससे जुड़ा हुआ सारी बातों को अब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए हर्ट्ज से शुरुआत करते हैं। हर्ट्ज क्या है, तो याद रखना आवृत्ति की यूनिट होती है ये। आवृत्ति दैट मींस फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति की यूनिट अगर आपसे पूछ दिया जाए तो क्या कहेंगे आप, तो HZ, उसको H2 मत पढ़ लेना, HZ जिसको हर्ट्ज बोलते हैं। आगे अगर देखें अवश्रव्य तरंग का मतलब क्या होता है, इसको हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक वेव। क्या बोलते हैं, इंफ्रासोनिक वेव बोलते हैं, ठीक है। ये इंफ्रासोनिक वेव होता है। अगर हम देखें साउंड में, तो जो आवृत्ति परिसर होती है, आवृत्ति परिसर माने होता है आपके फ्रीक्वेंसी के आधार पर देखें तो जो साउंड है उसको 3 कैटेगरी में टाइप है, 3 कैटेगरी में बांटा गया है। 3 टाइप्स के हैं आवृत्ति के आधार पर। कौन कौन है, तो अगर पहला देखें तो सबसे पहला हम देखते हैं अवश्रव्य तरंग। अवश्रव्य तरंग अगर इसकी रेंज देखें तो आपको याद रखना है कि बिलो 20 हर्ट्ज, यानी 20 हर्ट्ज से कम इसकी आवृत्ति होती है। याद रखना दोस्तों, इसको इंसान नहीं सुनता है, ठीक है, इंसान नहीं सुनता है। क्वेश्चन बहुत बार आया है। तो कौन सुनता है, तो याद रखना नवजात शिशु, मछली, ये सब इन साउंड को सुन पाते हैं। दूसरी याद रखना है आपका श्रव्य तरंग। दूसरा क्या याद रखना है, श्रव्य तरंग, जिसको हम बोलते हैं ऑडिबल वेव। अगर ऑडिबल वेव की बात करें तो इसकी जो रेंज होती है वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होती है। और याद रखना दोस्तों, इसमें कौन सी बात है कि इसे इंसान सुनते हैं, इंसान सुनते हैं, ठीक है। अगर हम तीसरी की बात करें तो ये होता है आपका पराश्रव्य तरंग। पराश्रव्य तरंग जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेव। अगर इसकी रेंज देखें हम तो याद रखना एवव 20,000 हर्ट्ज, यानी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होता है इसकी आवृत्ति, और इसे भी इंसान नहीं सुनता है। याद रखना क्या है, इंसान नहीं सुनता है। तो ये क्वेश्चन याद रखना। आखिर इसको सुनता कौन है, तो दोस्तों यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है, सुनता है कौन सुनता है, तो याद रखना कुत्ता है ना, कुत्ता, डॉग, कैट, बैट है ना, चमगादड़। यहां से क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ कि चमगादड़ किस ध्वनि के माध्यम से अपनी गति करता है, तो वो होता है अल्ट्रासोनिक वेव, जिसको हम पराश्रव्य तरंग कहते हैं। दोस्तों अगर इससे जुड़ा हुआ अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात तो अवश्रव्य तरंग होता है क्या है, तो याद रखना ये बड़े आकार के स्रोतों से उत्पन्न किया गया आवाज होता है, जो अवश्रव्य तरंग कहलाता है। अगर हम अल्ट्रासोनिक की इसकी अगर हम यूजेस देखें, अगर हम यूजेस देखें अल्ट्रासोनिक वेव की, अगर हम इसकी यूज देखें तो दोस्तों यूज याद रखना बहुत सारे यूज इसके होते हैं। जैसे गठिया रोग के इलाज में इसका प्रयोग किया जाता है, गठिया रोग, ब्रेन ट्यूमर का पता लगाने में इसका यूज किया जाता है। जो ब्रेन ट्यूमर होता है लोगों में, ब्रेन ट्यूमर का पता लगाने में किया जाता है। इसके बाद घड़ी हो गए, वायुयान हो गए, इन सब के पार्ट्स के साफ सफाई में यूज किया जाता है, ठीक है, पार्ट्स को साफ करने में कह सकते हो आप। अगर हम आगे देखें तो वायुयान की ऊंचाई पता करने में, वायुयान की ऊंचाई पता करने में इसका यूज होता है। समुद्र की गहराई का पता लगाने में इसका यूज होता है। तो इस तरह से डिफरेंट यूजेस हैं जो अल्ट्रासोनिक वेव के हैं। चलिए दोस्तों, इससे जुड़ा हुआ इतने फैक्ट आप याद रखना। अब बढ़ते हैं हम लोग इस भाग की आखिरी क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 13 है। इसके बाद हम अगले भाग की ओर बढ़ेंगे। इस भाग की आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, जैसा कि हमने कहा था कि हम इस वीडियो में 50 प्लस क्वेश्चन करेंगे। आप देख लीजिए, हर क्वेश्चन से करीब करीब 10-11 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, जो 50 से भी ज्यादा हो जाएंगे। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसका काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा कितना होगा, तो याद रखना उसका आंसर होता है 4 गुना। काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। तो चलिए इससे जुड़ा हुआ बाकी सारी चीजों को देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो वेग आपको दिख रहा है इसका मतलब क्या होता है, तो ये हम इंग्लिश में इसको बोलते हैं वेलोसिटी। क्या बोलते हैं हम लोग, वेलोसिटी किस कौन सी राशि होती है, तो याद रखना है ये अदिश राशि, ये सदिश राशि होती है, यानी वेक्टर क्वांटिटी होती है, सदिश राशि है। वेग वेलोसिटी होता क्या है, तो इसको भी याद रखना कि विस्थापन की जो दर होती है ना,
रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, विस्थापन की दर को हम क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं। रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट को वेग कहा जाता है। आगे अगर हम देखें काइनेटिक एनर्जी के बारे में, तो काइनेटिक एनर्जी अभी जस्ट पिछले स्लाइड में हम लोगों ने पढ़ा था कि गति के कारण जो उत्पन्न एनर्जी होती है ना, गति के कारण जो उत्पन्न काम करने की जो क्षमता होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। इन शॉर्ट इसे हम के ई से दर्शाते हैं, और के ई बराबर अभी जस्ट हमने पढ़ा था हाफ mv²। यहाँ पर m मास है और v जो है वो वेलोसिटी है। दोस्तों अगर हम बात करें एनर्जी के एक और टाइप की, तो अभी जस्ट हमने पीछे क्या पढ़ा था, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ लिया था, जिसको हम बोलते हैं mgh से डिनोट करते हैं। जैसा ही क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो जो उसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो कितना गुना हो जाएगा, तो उसका आंसर होगा 4 गुना। अगर हम इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन देख लें कि यदि हम वेग को आधा कर दें, वेग को कितना कर दें दोस्तों, कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसकी वेग अगर आप आधा कर देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, तो याद रखना के जो हो जाएगा वो 1/4 गुना हो जाता है। अगर हम आपसे कहें कि अगर किसी वस्तु का जो मास है, दैट मीन द्रव्यमान है, द्रव्यमान को अगर आप 2 गुना कर दो, क्या कर दो, 2 गुना कर देते हो, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो दोस्तों याद रखना काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, तो ये भी 2 गुना होगा। अगर हम द्रव्यमान को आधा कर देते हैं, क्या कर देते हैं, द्रव्यमान को आधा कर दीजिए, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा दोस्तों, तो ये भी याद रखना, ये भी आधा हो जाता है। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन और याद रखना यहाँ से, जो एक बहुत खास पॉइंट है, के ई जो काइनेटिक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है, याद रखना। यानी जो चेंजेस आप द्रव्यमान में करेंगे वही चेंजेस आपकी काइनेटिक एनर्जी में भी देखने को मिलेगा। अगर द्रव्यमान आधा तो ये आधा, अगर वो दुगना तो ये भी दुगना, वो 4 गुना तो ये भी 4 गुना, वो 10 गुना तो ये भी 10 गुना। यानी कोई इफेक्ट नहीं पड़ने जा रहा है काइनेटिक एनर्जी और द्रव्यमान के बढ़ने घटने से। आगे अगर हम देखें संवेग और काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन को अगर देखा जाए, तो याद रखना संवेग और काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन, संवेग माने मोमेंटम होता है दोस्तों, संवेग प्लस काइनेटिक एनर्जी जो है, अगर हम इसके रिलेशंस को देखें, अगर हम इसके संबंध को देखें, तो याद रखना है आपको एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है, के ई बराबर p²/2m। क्या याद रखना है, के ई बराबर p²/2m। ये होता है काइनेटिक एनर्जी और जो संवेग होता है उसके बीच रिलेशन। अगर संवेग की बात करें, अगर आपको संवेग नहीं समझ में आ रहा है तो संवेग को थोड़ा सा समझ लीजिए। ये होता है मास इनटू वेलोसिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास और उसके वेलोसिटी को गुना कर दें तो आपको मिल जाएगा संवेग। संवेग एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, सदिश राशि होता है, और इसे हम p से डिनोट करते हैं। संवेग को किससे डिनोट किया जाता है, p से डिनोट करते हैं। तो इस तरह से ये 13 यानी 13वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। और इसी के साथ इस रैपिड फायर राउंड का ये भाग 2 सीरीज 1 से 11 जो है इसकी समाप्ति होती है। अगला वीडियो जो होगा इसका वो भाग 3 होगा, और वहां हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से आगे की। तो हमारे साथ यूं ही बने रहिएगा चैनल पे, और वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना छूट पाए। दोस्तों ये वीडियो आपके रेलवे एनटीपीसी के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। पूरा वीडियो देखिएगा और इसे अच्छे से समझ के एक अपना नोट्स भी बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। किसी तरह का कोई सुझाव हो तो आप जरूर दें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो अगले क्लास में भाग 3 के साथ। धन्यवाद।